हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने क्या किया था कि क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसे कवर करना स्टार्ट किया है। एंड उसमें जो है हमने जो है थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम जो है बात कर रहे हैं अबाउट दी जर्मनी, राइट। तो जर्मन में जो है यहाँ पे जो नाजिज्म है, राइट, जो नाजी पार्टी है उनका जो है राइज किस तरह से होता है। हिटलर जो है, राइट, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हिटलर का राइज जो है वो किस तरह से होता है। एंड इवन जो है हमने ये भी देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 जो यहाँ पे हुई थी, तो उसका जो है मेन कर्ता धर्ता की अगर हम बात करें तो वो जो है जर्मन को ही इसका जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है जर्मन के अलायंस के द्वारा। एंड वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो है इनके ऊपर कई सारे जो है आरोप लगा दिए जाते हैं। इन्हें जो है वॉर का भी एक तरह से वॉर के लिए जो भी यहाँ पे खर्चा हुआ था, जो भी नुकसान हुआ था, वो सारी पेमेंट जो है, वो सारी कंपनसेशन जो है वो जर्मन ही प्रोवाइड करवाएगा। तो इनके ऊपर काफी बर्डन सा आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जर्मन के ऊपर, राइट। तो हर तरह की जो है जो लोन्स थे, राइट, वो इन लोगों ने ले रखे थे। अब उन लोन की जो पेमेंट होती वो भी ये नहीं कर पा रहे थे। तो इकोनॉमी जो थी वो जो है काफी यहाँ पे खराब हो रही थी, काफी डाउन जा रही थी। तो एक क्राइसिस जो होती है जर्मन में वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। जो सोसाइटी, जो कंट्री एक काफी अच्छी यहाँ पे हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो अब जो है उनका जो यहाँ की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, राइट। तो उनके बारे में हम बात कर रहे थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, राइट, कि अब जो है जो इनकी पॉलिटी है, राइट, तो वहां पे भी जो है थोड़े से उग्र नेता जैसे होते हैं, मीन उग्र व्यूज जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो हमने देखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो है वेमार रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे बनती है, जो कि काफी छोटी सा एरिया रह जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो है जर्मन से काफी सारे जो एरियाज होते हैं वो छीन लिए जाते हैं। कुछ एरिया को जो है डीमिलिटाइज जोन भी बना दिया जाता है। कुछ इनकी कॉलोनीज जो होती है वो यहाँ पे इनके अलाइज के द्वारा भी छीन ली जाती हैं। तो एक छोटा सा रिपब्लिक ये रह जाता है, वेमार रिपब्लिक उसे बोला जाता है। तो वेमार रिपब्लिक के बर्थ के बाद में यहाँ पे जो है एक लीग थी जिसे हम जो है स्पार्टासिस्ट लीग बोलते हैं, राइट। उन लोगों ने जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस हो रहे थे, इकोनॉमी काफी डाउन जा रही थी। तो ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की जाती हैं? एक लीग थी यहाँ पे, स्पार्टासिस्ट लीग थी। एंड ये जो है सेम लीग थी जैसे हमने जो है रशिया में वॉल्शेविक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। सेम तरह का रेवोल्यूशन जो है वो इस लीग के द्वारा भी स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे भी इस लीग में भी वर्कर्स थे, राइट, उनकी यहाँ पे सोवियट्स बनाई हुई थी। तो सोवियत जो थी यहाँ पे वर्कर्स की या फिर सेलर्स की, वो यहाँ पे बना दी जाती हैं कई सारी सिटीज में। एंड जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था यहाँ पे बर्लिन का, वो यहाँ पे टोटली चेंज हो जाता है। यहाँ पे नई तरह की डिमांड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो ये डिमांड करते हैं कि सोवियत स्टाइल जो गवर्नेंस है वो यहाँ पे बननी चाहिए, कि जिस तरह से रशिया में जो है सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट बनाई है, सिमिलर तरह की जो है गवर्नमेंट यहाँ पे भी बनानी चाहिए। ओके, एंड जो इस चीज को अपोज करते थे जैसे कि सोशलिस्ट हो गए, डेमोक्रेट्स हो गए एंड कैथोलिक्स हो गए, वो वेमार में मिलते हैं, राइट। वेमार जो इनकी सिटी थी वहां पे मिलते हैं टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो है अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एक शेप दी जाए, तो ये सारे लोग वहां पे मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं। ओके, तो अब ये जो वेमार रिपब्लिक है वो क्या करते हैं, वो एक तरह से ये जो अपराइजिंग्स यहाँ पे चल रहे थे, ये जो स्पार्टासिस्ट लीग के अपराइजिंग्स थे, इन्हें जो है एक तरह से क्रश करने के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो वो किसकी हेल्प से इन अपराइजिंग्स को क्रश करते हैं? जो वॉर वेटरन्स थे यहाँ पे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इन लोगों का साथ किया था, गवर्नमेंट का साथ दिया था, वो थे एक तरह से, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी फ्री कॉर्प्स जो है। ये फ्री कॉर्प्स जो है अब इन रेवोल्यूशनरीज को दबाने के लिए सामने आते हैं। ओके, तो ये जो स्पार्टासिस्ट थे, इन लोगों ने बाद में जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे बना ली थी। तो ये स्पार्टासिस्ट जो थे वो क्या थे? वो कम्युनिस्ट थे, राइट। वो कम्युनिस्ट पार्टी बाद में वो बना लेते हैं। सो अब कम्युनिस्ट एंड जो सोशलिस्ट हैं henceforth became irreconcilable enemies। तो अब जो कम्युनिस्ट हैं एंड जो सोशलिस्ट थे,
राइट तो वो जो है एक दूसरे के एक तरह से एनिमीज बन जाते हैं एंड दे कुड नॉट मेक कॉमन कोज अगेंस्ट द हिटलर। एंड जब यहाँ पे हिटलर का भी राइज होगा तो उसके खिलाफ भी जो है वो एक कॉमन कोज नहीं कर सकते हैं, हमें जो वो मिलके उनके खिलाफ यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, कोई स्टेप नहीं वो ले पाते हैं। तो इस तरह से अब कम्युनिस्ट एंड जो सोशलिस्ट थे राइट वो अपनी डिमांड्स की वजह से जो है अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से जो है एक दूसरे के वो दुश्मन बन जाते हैं। ओके एंड जो दोनों जो रेवोल्यूशनरीज थे एंड जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे वो जो है रेडिकल सॉल्यूशंस चाहते थे हर चीज का। ओके एंड इस पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन के साथ साथ राइट में उग्र एक तरह से सॉल्यूशन यहाँ पे चाहते थे। तो ये जो एक तरह से पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन के साथ साथ जो है यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहा था 1923 में। तो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो पॉलिटी है वहां पे और भी सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, क्योंकि जर्मनी जो है उनके ऊपर काफी सारे लोन्स थे तो वो उन्हें यहाँ पे करने थे एंड जो वॉर की रिपेरेशंस थी वो गोल्ड में इन लोगों ने पे करनी थी। राइट जो भी वॉर का कॉम्पनसेशन था वो किसके थ्रू पे कर रहे थे, वो गोल्ड के थ्रू ही पे कर रहे थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके गोल्ड रिजर्व्स जो थे राइट वो सारे जो है स्कार्स हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं एंड 1923 में जाके जर्मनी जो है वो पे करने से रिफ्यूज कर देता है कि मैं जो है और पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। जब वो पे करने से रिफ्यूज कर देता है तो फ्रांस क्या करता है, वो जर्मन के जो कुछ लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज थे जैसे कि रोहर एरिया है राइट ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया था इनका, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसे जो है ऑक्युपाई कर लेता है सो डैट कि वहां पे इनका कोल के जो रिसोर्सेज हैं वो क्लेम कर सके। ओके जर्मनी जो है यहाँ पे रेजिस्ट करता है एंड रेजिस्ट करने की वजह से जो है जर्मनी क्या करता है कि काफी सारे जो है वो पेपर करेंसी जो होती है उसे वो प्रिंट कर लेता है, इतनी सारी पेपर करेंसी वो प्रिंट करता है जिसकी वजह से जो करेंसी है इनकी जो प्रिंटेड मनी है वो काफी ज्यादा सर्कुलेशन में आ जाती है एंड जो जर्मन मार्क जो इनकी करेंसी थी राइट मार्क जो है वो जर्मन की करेंसी थी तो उसकी वैल्यू जो है वो काफी डाउन चली जाती है। तो अप्रैल में जो है जो यूएस डॉलर था, एक यूएस डॉलर जो था वो उसके इक्वल 24,000 मार्क्स थे राइट। मार्क्स जो है इतना डाउन था उस समय में भी अप्रैल में। तो जुलाई में जाके जो है वही एक यूएस डॉलर जो है वो किसके बराबर हो जाता है, 3,53,000 मार्क्स के बराबर हो जाता है। इतनी जो है वैल्यू यहाँ पे उनकी करेंसी की गिर जाती है जब जो इनकी सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। तो ओके तो अब जो है मार्क की वैल्यू जो है वो कोलैप्स हो चुकी है तो ऑब्वियसली जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पे फैल जाता है। तो एक काफी सारी ऐसी इमेजेस जो है उस समय में न्यूज़पेपर में छपी थी कि एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए लोग जो है करेंसी के जो है करेंसी को जो है कार्ट लोड्स में भर भर के लेके जा रहे हैं, इतनी महंगी ब्रेड हो गई थी वहां पे। तो जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड वाइड सिंपैथी इन्हें जो है मिलती है। तो ये जो क्राइसिस था इसे जो है हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया था। एक ऐसी सिचुएशन होती है हाइपर इन्फ्लेशन जब प्राइसेस जो हैं वो फिनोमिनली हाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। ओके सो इवेंचुअली क्या होता है, अब अमेरिकन सामने आते हैं जर्मनी को हेल्प करने के लिए एंड क्या होता है एक उनके लिए वो डॉयस प्लान बनाते हैं जर्मनी के लिए राइट जिसकी वजह से क्या था कि इनके जर्मन्स के ऊपर कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स थे उन्हें जो है कम करने की कोशिश की जाती है राइट। अब जो है 1924 से लेके 1928 के बीच का जो पीरियड था वहां पे भी जो है अगर उस पीरियड को भी हम बोले तो उसे जो है डिप्रेशंस के इयर्स बोला जाता है। जो है कुछ स्टेबिलिटी तो यहाँ पे देखने को मिलती है, कुछ हद तक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है इनकी इकोनॉमी में, बट क्या था यहाँ पे जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड जो इंडस्ट्रियल रिकवरी थी इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द शॉर्ट टर्म लोन्स राइट। इन्हें जो है लोन्स लेने पड़ते हैं। तो कौन यहाँ पे लोन देता है, इन्हें यूएसए ही लोन देता है राइट अपनी इंडस्ट्री को रिकवर करने के लिए। ओके बट हाउएवर क्या होता है कि अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो 1929 में क्रैश्ड हो जाती है जिसकी वजह से यूएसए भी अपनी जो सपोर्ट थी वो विड्रॉ कर लेता है। ओके क्योंकि क्या था कि प्राइसेस में फॉल आएगा
जब यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज इनकी क्रैश हो गई है तो ऑब्वियसली शेयर के जो प्राइसेस है उनमें वो गिर जाएंगे। तो जो लोग हैं इसी डर की वजह से जो है अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एक सिंगल डे में जो है 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो बेचे गए थे, इसी डर से कि उनके शेयर्स की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है वो क्रैश हो गई है। ओके तो यहीं से जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है इवन अमेरिका के लिए भी। ओके सो ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स 1929 से लेके 1932 के बीच में यूएसए की जो नेशनल इनकम होती है वो हाफ हो जाती है। ओके फैक्ट्रीज जो थी वो भी शट डाउन हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स इनके कम हो जाते हैं, फार्मर्स जो थे वो भी काफी बैडली हिट होते हैं, एंड जो स्पेकुलेटर्स थे वो अपनी मनी जो है वो मार्केट से भी निकाल लेते हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे पैसा लगाया होता है मार्केट में। ओके जिसकी वजह से क्या होता है कि यूएस इकोनॉमी में रिसेशन देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड। राइट अब जो है अमेरिका की भी यही सिचुएशन होगी। सो दूसरी तरफ ऑब्वियसली अब जर्मन की इकोनॉमी जो थी वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस में ही थी, एंड बाय द 1932 जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो 40% तक जो है वो कम हो जाता है। वर्कर्स जो है वो अपनी जॉब को लॉस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो वेजेस थे वो ऑब्वियसली या तो कईयों के वेजेस जो थे वो कम उन्हें मिलते हैं, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है राइट वो 6 मिलियन तक बढ़ जाती है। तो 6 मिलियन जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जर्मन में। तो स्ट्रीट्स पे लोग जो है फ्री वहां पे घूम रहे थे, अपने गलों में जो है वो प्ले कार्ड्स जो होते हैं, अपने गर्दन में प्ले कार्ड्स जो होते हैं वो लटकाए हुए घूम रहे थे, उस पे लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, कि हम जो है कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं। राइट तो इस तरह की चीजें देखने को मिलता है। तो अब क्या होता है कि जब जॉब्स डिसअपियर हो चुकी हैं तो यूथ जो है वो फ्री है, तो ऑब्वियसली क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एंग्जाइटीज एंड फियर्स इन दी पीपल, तो लोगों के मन में जो है डर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एंग्जाइटीज जो है वो बढ़ जाती हैं। तो दूसरी तरफ जो मिडिल क्लासेस थी, स्पेशली जो सैलरी लेते थे एम्प्लॉयज या फिर जो पेंशनर्स होते हैं, वो भी देख रहे थे कि हमारी भी जो सेविंग्स हैं वो जल्दी ही यहाँ पे खत्म हो रही हैं। एंड जो स्मॉल बिजनेसमैन थे या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए या फिर रिटेलर्स हो गए, उनके भी बिजनेस जो है वो यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। तो इन लोगों को जो है अब एक तरह से पोलरेटाइजेशन का जो है एक डर यहाँ पे रहता है। तो प्रोलेटेराइजेशन जो है ये क्या होता है कि एंग्जाइटी होती है कि जो है इनके रैंक्स जो है वो वर्किंग क्लास की तरफ जो है वो डाउन हो रहे हैं। मेरी जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी थी जो कि पेंशनर्स थे या फिर गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे थे, उनके मन में जो है एक डर यहाँ पे आ जाता है कि वो जो है एक वर्किंग क्लास के जैसी अब जो है लाइफ यहाँ पे व्यतीत करेंगे, एंड वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। सो इसमें ओनली जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे वो जो है यहाँ पे अपना सर उठा के खड़े हो सकते थे, बट फिर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो बार्गेनिंग पावर होती है वो और भी ज्यादा वीकेंड हो जाती है, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ा हो। ओके तो बिग बिजनेस जो थे वो भी क्राइसिस में थे यहाँ पे, एंड जो लार्ज मास था यहाँ पे पीजेंट्री का वो भी इफेक्ट होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्राइसेस होते हैं राइट वो भी गिर जाते हैं, पीजेंट्री भी जो है काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। वुमेन जो है वो अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है काफी ज्यादा डर था लोगों के मन में। ओके दूसरी तरफ अगर पॉलिटिकली हम यहाँ पे बात करें तो वेमार रिपब्लिक जो थी वो भी फ्रेजाइल थी, वो भी नष्ट होने के कगार पे थी। एंड क्योंकि वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पे बनाया गया था उसमें काफी सारे डिफेक्ट्स भी थे, जिसकी वजह से जो है ये अनस्टेबल बन जाता है, एंड वो जो है एंड डिक्टेटरशिप जो है वो यहाँ पे सामने आ जाती है दोबारा से, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीछे चला जाता है। ओके सो दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। तो ऐसा ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा फीचर जो है इसमें यहाँ पे रखा गया था, जिसमें ये बोला गया था कि एक वन पार्टी मेजोरिटी जो है वो यहाँ पे अचीव करनी होगी अगर जो है आपको यहाँ पे गवर्नमेंट बनानी है तो, बट ये जो है इम्पॉसिबल टास्क था उस समय में। ओके
दूसरा था आर्टिकल 48, यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को जो है इमरजेंसी इम्पोज करने की पावर दे दी गई थी, एंड सिविल राइट्स को भी वो सस्पेंड कर सकते हैं, तो ये पावर्स उन्हें यहाँ पे दे दी जाती हैं। सो विद इन द शॉर्ट लाइफ जो वीमार रिपब्लिक था, वहां पे 20 डिफरेंट कैबिनेट्स जो थी वो ओनली 239 डेज तक ही यहाँ पे जो है वो काम कर पाती हैं, एंड प्रेसिडेंट जो है वो जल्दी यहाँ पे इमरजेंसी लगा देते हैं। ओके, सो ये द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज्ड, एंड जो क्राइसिस यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा था, इसी वजह से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे। अगर स्टेबल गवर्नमेंट ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बार बार इमरजेंसी लग रही है, तो क्राइसिस तो यहाँ पे आएंगे ही, उन्हें मैनेज किस तरह से किया जाएगा। ओके, तो लोगों का जो है अब डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिर जाता है, एंड क्योंकि वो जो है कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। राइट, सो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आप देखेंगे कि क्या होता है, किस तरह से जो है जर्मन में अब दोबारा से डिक्टेटरशिप जो है वो आती है, एंड ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो यहाँ पे खत्म होती है। राइट, सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।